नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं हरीश प्रकाश सोलंकी आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पर या जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो आरएस प्री का सिलेबस। देखिए, आरएस जो प्री की है एग्जाम डिक्लेयर हो चुका है और आपके दिसंबर के अंदर आपका क्या है, प्री का एग्जाम है। अब काफी विद्यार्थियों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या हम कुछ महीनों की तैयारी से हम प्री क्लियर कर सकते हैं? तो मेरा जवाब रहेगा बिल्कुल, आप कुछ महीनों की तैयारी से प्री एग्जाम निकाल सकते हो। प्री जो एग्जाम निकलता है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं निकलता, आपके जो मेथड होता है, मेथड यू क्या है कि आप किस प्रकार से उस सिलेबस को कर रहे हो, जो आपके वेटेज है, किस पोर्शन से किस सेगमेंट से कितना वेटेज है, कितने सवाल आते हैं, उसके अनुसार आपका एग्जाम निकलता है। तो अभी ही हाल ही में आरएस प्री ने अपना जो नया है, आरपीएससी ने अपना नया सिलेबस है वो जारी किया है। उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। आपको सबको पता होगा कि आरएस प्री के अंदर टोटल कितने, तो दिमाग में रखिए, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। यदि आपसे आपको पता है, आपने आरएस दिया होगा या नहीं दिया होगा, या सबसे पहले पहली बार आरएस दे रहे हो, तो आपको इतना पता है कि कितने टोटल 150 सवाल आरएस के अंदर पूछे जाते हैं और 200 नंबर का जो टोटल पेपर होता है। देखिए, बड़ा अजीब पेपर है। क्यों? क्योंकि 150 प्रश्न है और 200 अंक है। आपको टोटल 3 घंटे इस पेपर को के लिए इस पेपर को करने में मिलेगा। एक ही पेपर होता है, पेपर दो नहीं होता है। जिस प्रकार से यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं, उस प्रकार से यहाँ पेपर प्री में एक ही होता है, 2 पेपर नहीं होता। यदि आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो और देन आरपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हो, तो ये चीज थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। अब हम बात करते हैं। देखिए, आप जिस प्रकार से एक दिमाग में रखिएगा, बिग फोर है ना, बिग जो फोर है ना, ये जो फंडा है बिग फोर का फंडा, ये सब जगह चलता है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, बिग फोर के अंदर क्या होता है? बिग फोर के अंदर आप मान के चलिए, इतिहास, इतिहास एक बिग फोर का है ना। इसके अलावा भूगोल, भूगोल भी आपके बिग फोर के अंदर आता है। देन पॉलिटी, पॉलिटी एंड इको, ये बिग फोर। तो बिग फोर आप चाहे यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे आप आरपीएससी की तैयारी करो, आपको हर जगह बिग फोर आपको देखने को मिलेंगे। तो अब चूंकि हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इंडिया जीके के अलावा आपको राजस्थान जीके भी पढ़ना है। तो राजस्थान जीके हमारा जो पहला जो सेगमेंट है या पहला जो टॉपिक है, वो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। देखिए, राजस्थान का इतिहास ये जो टॉपिक है, ये मान के चलिए कि जैसे आरएस का जो एग्जाम है अदर स्टेट के लोग देते हैं, तो उनका जो इंडिया जीके है वो बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग होता है। परंतु राजस्थान वाले स्टेट का जो सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट में वो इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते। तो बढ़त करने के लिए ये सबसे बेस्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे हम इसको 2 पार्ट्स में बांट के पढ़ते हैं, तो पहला जो यूनिट है या पहला जो टॉपिक है, पहली जो यूनिट है राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति, उसके अंदर हमारा पहला जो टॉपिक है वो राजस्थान का प्राग ऐतिहासिक स्थल है ना, स्थल। हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है। जैसे कौन कौन सी, पूरा पाषाण काल से लेकर ताम्र पाषाण काल तक की सभ्यताएं है पढ़नी है ना। कांस्य युगीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है। और प्राचीन राजस्थान का समाज और संस्कृति किस प्रकार की थी। तो ये जो पूरा जो ये यूनिट दे रखी है, ये जो चैप्टर दे रखा है, ये केवल और केवल राजस्थान के प्राचीन जो इतिहास है उससे संबंधित है, कि राजस्थान का प्राचीन इतिहास किस प्रकार से रहा है। बहुत छोटा सेगमेंट है, यहाँ से 100% सवाल पूछे जाते हैं। खासकर कालीबंगा, आहड़, गणेश्वरी यहाँ से, और बैराट यहाँ से 100% सवाल पूछे जाते हैं। आप पिछले पेपर उठा के देखिए, 2 सवाल तो आपको 100% मिल रहे हैं। इसके अलावा है ना, हमें इतिहास का पता कहाँ से चलता है? तो पुरातत्व के जो अभिलेख हैं, यहाँ से भी सवाल आता है। पुरातात्विक, पुरातात्विक आप जब ये वाला टॉपिक पढ़ोगे, कौन सा ना, राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक काल, तो आपका ये टॉपिक ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। अभिलेख है ना, बहुत सारे राजस्थान के अभिलेखों के बारे में पढ़ना है, राजस्थान जो साहित्य है उनके बारे में पढ़ना है। और मुद्रा शास्त्र है ना, राजस्थान में अलग अलग जो स्टेट थे, है ना, अलग अलग जो राजघराने थे, उनके जो मुद्राएं थी, उनके जो सिक्के थे, उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा बात करें राजस्थान के प्रमुख राजवंश के प्रमुख शासकों की राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियां। देखिए, ये टॉपिक जो है ये मध्यकालीन राजस्थान से है। और मान के चलिए, सबसे लंबा जो अगर राजस्थान के इतिहास में है, सबसे लंबा जो पीरियड है वो यही देखने को मिलेगा, सबसे लंबा जो पोर्शन है आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर हमें सभी राजवंशों के बारे में पढ़ना है। यदि आपका डाउट हो कि सर हमें कौन कौन से राजवंश के बारे में पढ़ना है, तो मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इसके अंदर सबसे पहले गुहिल राजवंश पढ़ना है आपको। ठीक है, गुहिल, गुहिल के बाद में आपको पढ़ना है राठौड़। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं आपको एक मिनट में आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। देखिए, आपको क्या पढ़ना है, गुहिल राजवंश के बारे में पढ़ना है। गुहिल के बारे में आपको पढ़ना है चौहान राजवंश के बारे में, है ना।
चौहान के अंदर भी आप देखिए अलग अलग है, एक आपको शाकंभरी के चौहान या अजमेर के चौहान के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा आपको जालोर के चौहानों के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा आपको रणथंभौर के चौहान के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको आप मानोगे कि हाड़ा जो वंश है, देखिए हाड़ा जो है वो चौहानों का ही एक शाखा है, वो सरनेम हाड़ा लगा रहे हैं, एक ब्रांच है हाड़ा, परंतु ये क्या है, ये भी चौहान है। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें आप कोटा पढ़ लो और एक इसमें आप बूंदी पढ़ोगे। ठीक है, तो बूंदी के जो हाड़ा है, जो कोटा की जो हाड़ा है, वो भी क्या है, चौहान है, उनकी एक ब्रांचेज है हाड़ा। इसके अलावा आप क्या पढ़ोगे, आप राठौड़ पढ़ोगे, और राठौड़ के अंदर क्या क्या पढ़ोगे आप, बीकानेर, और बीकानेर कहाँ से निकला है, जोधपुर से, अब ये चीज पढ़ोगे। ठीक है, इसके अलावा आप आमेर पढ़ोगे, कछवाहा राजवंश। ठीक है, आप जाट राजवंश के बारे में पढ़ोगे। और अभी आप देखिए कि लास्ट आरपीएससी के जो 2 पेपर थे वहां से जाट राजवंश से बहुत जो टीचर्स है वो पढ़ाते नहीं है, या बहुत जो मार्केट में बहुत सारे स्टडी मटेरियल है वहाँ जाट राजवंश को इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता है, परंतु अभी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं अभी जो हाल ही में, चाहे आप सेकंड ग्रेड के एग्जाम देख लीजिए, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देख लीजिए, या इससे पहले जो एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पर जाट राजवंश को काफी ज्यादा मतलब ब्रॉड तरीके से पूछा गया है, तो हमको ये चीज भी बहुत अच्छे से पढ़नी है। इसके अलावा बात करें जैसलमेर में, है ना, जैसलमेर की भाटी, है ना, ये भी आपको पढ़ना है। तो मुख्य मुख्य रूप से आपको ये इस राजवंश के बारे में पढ़ना है। एक राजवंश जो छुपा रुस्तम है, जो सबसे ज्यादा मान के चलिए कि राजस्थान के प्राचीन राजवंशों में से एक है, और इसके अलावा यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं सबसे टफेस्ट, मैं टफेस्ट इसलिए कहूंगा क्योंकि यहाँ पे जो नाम हो गए, उपाधियां हो गई, और जो कालक्रम में बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जो बच्चों को याद नहीं होते हैं, इस कारण टीचर्स भी उसको ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए इतिहास का मतलब हमें एक ही चीज समझते हैं कि हमें कहानियां सुननी है, और जब जो मास्टर कहानियां सुनाएगा वो हमें इतिहास, परंतु एग्जाम में कहानियां नहीं पूछी जाती है, एग्जाम में तथ्य पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, और अभी आरपीएससी कॉन्सेप्चुअल जो सवाल है वो हमसे ज्यादा पूछ रही है। तो एक राजवंश और आता है गुर्जर प्रतिहार, है ना, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट, तो एक आपके जो इतिहास का ये जो इतिहास का ये हमारे लिए एक पोर्शन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, इवन आप सीईटी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो भी आपका राजस्थान का इतिहास यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं। मध्यकालीन राजस्थान, राजस्थान का मतलब मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास यहीं से, और देन आप आरएस मेंस तक भी पहुंच जाओगे तो भी आप यही पढ़ोगे, और इवन आप असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो भी आपकी यही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहता है। ठीक है, आ जाइए अपन वापस अपने जो जो पढ़ रहे थे, जो जिस पर चर्चा कर रहे थे उस पर चर्चा करते हैं। आ जाइए, तो ये हमारा किसका टॉपिक हो गया, ये हमारे, हाँ, ये हमारे मध्यकालीन राजस्थान के टॉपिक्स हो गए। इसके अंदर मध्यकालीन राजस्थान के टॉपिक्स में क्या क्या आ गए देखिए, मुख्य राजवंश। अब राजवंशों में शासकों की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार रही है, सांस्कृतिक उपलब्धियां किस प्रकार की रही है, और सत्ता में या ना केंद्रीय सत्ता में किस प्रकार का सहयोग रहा है, और मध्यकालीन राजस्थान का प्रशासन किस प्रकार से रहा है, और उनकी राजस्व व्यवस्था किस प्रकार से रही। तो सीधी तरह से हम बोले एक ही टुक में अगर मैं ये बात बोलूं, तो यहाँ पर केवल और केवल आपको जितने भी जो राजवंश उनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में हम 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात करें, 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत जो एक औपनिवेशिक, है ना, स्टेट के रूप में था, औपनिवेशिक देश के रूप में था। तो यहाँ पर अब राजस्थान में आपको समझ में नहीं आया कि शताब्दी में राजनीतिक सामाजिक स्थिति, है ना, 20वीं शताब्दी में किसान और आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, जन जागृति आंदोलन, एकीकरण। तो सिंपल से यहाँ पर एक आपको पढ़नी है 1857 की क्रांति पढ़नी है। इसके अलावा बात करें तो ये प्रजामंडल पढ़ने हैं आपको, यहाँ पर प्रजामंडल आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन पढ़ने हैं आपको यहाँ पर, इसके अलावा जनजातीय आंदोलन पढ़ने हैं, है ना, और एक लास्ट में आपको पढ़ना है एकीकरण, कि राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। तो ये टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ने हैं, ये आपके आधुनिक राजस्थान से। और एक चीज आप नोट करना, अभी यदि आपके 10 सवाल, कितने सवाल, 10 सवाल यदि किसी भी एग्जाम में राजस्थान इतिहास के आ रहे हैं, उनमें से मान के चलिएगा कि 5+ जो सवाल है, कितने सवाल, 5+ सवाल केवल आपको आधुनिक राजस्थान से देखने को मिलेंगे। कितने सवाल, 5+ जो सवाल है वो केवल और केवल आपको आधुनिक राजस्थान से देखने को मिलेंगे, और 2 सवाल है ना, 2+ सवाल ये आपको प्राचीन राजस्थान से मतलब सभ्यताओं से देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यदि कोई विद्यार्थी, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, यदि कोई विद्यार्थी जो मध्यकालीन राजस्थान में कुछ एक चीजें पढ़ ले, कुछ एक चीजें का मतलब जैसे विद्यार्थी युद्ध ढंग से पढ़ ले हुए, है ना, राजाओं की उपाधियां जो है उनको ढंग से पढ़ ले हुए, और कला संस्कृति में किस प्रकार का उनका योगदान रहा है, ये चीजें अगर ढंग से पढ़ ले ना,
तो भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर 3 सवाल आ रहे हैं तो आप 1 या 2 सवाल आप सही कर सकते हो, क्योंकि वो सेगमेंट बहुत लंबा है मध्यकालीन राजस्थान का। परंतु इस सेगमेंट को आप मुश्किल से ढंग से पढ़ो ना, तो आप ये टोटल 6 टॉपिक हो रहे हैं ना, मेरा ऐसा मानना है कि एक दिन में एक टॉपिक भी कंप्लीट करें ना ढंग से, तो आप 6 दिन में 6 टॉपिक कर सकते हो, और 10 में से आप 5, 6, 7 सवाल, बिल्कुल 5, 6 सवाल, 7 सवाल आप आराम से इसको सही कर सकते हो। तो ये हमारा जो बेसिकली है, ये हमारे राजस्थान का इतिहास का टॉपिक है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें इतिहास पर, तो एक साल और दिया हुआ है कल्चर, है ना, संस्कृति, कला संस्कृति। तो अब कला संस्कृति में देखिए, राजस्थान की स्थापत्य कला में क्या है, मंदिर है, किले हैं, महल है, स्मारक है ना, मानव निर्मित जलाशय है, ये एक टॉपिक हो गया। इसके अलावा चित्रकला, 100% यहाँ से सवाल पूछा जाता है चित्रकला से, है ना, हस्त शिल्पी, विभिन्न शैलियां, प्रदर्शन कलाएं, लोक नृत्य, नाटक, संगीत, वाद्य यंत्र, यहाँ से 100% सवाल देखने को मिलता है। इसके अलावा अभी बहुत ज्यादा ये जो टॉपिक है ये ट्रेंड में चल रहा है, काफी मतलब 2021 के बाद से ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान की भाषा और बोलियां, है ना, राजस्थान की भाषा और साहित्य, लोक साहित्य, धार्मिक जीवन, है ना, धार्मिक संत, समुदाय, संप्रदाय, लोक देवता, धार्मिक प्रथाएं, है ना, मेले त्योहार, सामाजिक रीतियां, वेशभूषा और आभूषण, यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, अब राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व यदि आप ढंग से कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता इस टॉपिक को आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता है। अब जब आप ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन हो गए, प्रजामंडल हो गए, तो उसी समय जिन जो जो व्यक्तित्व वहां आएंगे उन व्यक्तित्व आप वहीं पर क्या कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। आ जाइए, अब हम बात करें, जिस प्रकार से हमने राजस्थान का इतिहास देखा उस प्रकार से अपना अगला कौन सा, भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हम टॉपिक्स की बात करें तो देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन, प्राचीन मध्यकालीन में क्या है, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के अलावा आपका देखिए आजीविक संप्रदाय भी है, बौद्ध संप्रदाय भी और जैन संप्रदाय भी है ना। मैं जहां जहां जो हाईलाइट कर रहा हूँ यही इस जो सिलेबस है इसका निचोड़ है। इसके अलावा देखिए, मौर्य वंश है, कुषाण वंश है, सतवाहन है, गुप्त है, चालुक्य है, पल्लव है और चोल है। प्राचीन कला किस प्रकार की रही है और स्थापत्य कला किस प्रकार की, और वैज्ञानिक जो विकास है वो किस प्रकार का हुआ है। उसके अलावा वर्णाश्रम किस प्रकार के हैं, पुरुषार्थ, संसार, दर्शन, है ना, शिक्षा, आप ये सारी चीजें आप जब वैदिक काल पढ़ोगे तो आप ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ोगे। इसके अलावा सल्तनत काल आपको पता है कि जो गौरी था, गौरी के जो गुलाम थे उनके द्वारा सल्तनत काल की स्थापना की गई, दिल्ली सल्तनत जिसको बोलते हैं, 5 राजवंश दिल्ली सल्तनत में रहते हैं, ठीक है। तो सल्तनत काल में राजवंश की क्या क्या उपलब्धि रही है, और एक ये जो टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धि, आप आरएस के पिछले 3 से 4 आरएस उठा के देखिए, आपको 100% विजयनगर साम्राज्य से सवाल मिलेगा तो मिलेगा। लास्ट प्री में भी था, 2023 में भी था और 2021 में भी था, है ना। तो वहां से 100% यहाँ से सवाल पूछे गए। मुगलों का प्रशासन किस प्रकार से था, प्लस मराठों की नीतियां किस प्रकार से थी। इसके अलावा बात करें तो मध्यकालीन कला और वास्तुकला किस प्रकार की थी, साहित्य किस प्रकार की थी, चित्रकला किस प्रकार की रही और संगीत का विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है। इसके अलावा धार्मिक आंदोलन तथा सूफी और भक्ति आंदोलन का योगदान किस प्रकार से हमारे समाज में रहा है, तो ये भी चीज हमको देखने को मिलती है। अब आ जाइए, अब आगे हम बात करें तो इसी में भारत का जो आधुनिक इतिहास है, यहाँ से सवाल हमको अच्छे खासे सवाल हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। और हर बार आरपीएससी कोशिश करती है कि कुछ नए तरीके के जो सवाल है, अब ये जो नए सवाल है ये आपको मुख्य रूप से एनसीईआरटी की जो बुक्स है वहां से अधिक आप देखना कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी के काफी ज्यादा करीब सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रतिरोध, तो ब्रिटिशों का जो प्रतिरोध किसके द्वारा किया गया था, मराठाओं के द्वारा किया गया, मैसूर के द्वारा किया है, मैसूर वही टीपू सुल्तान के द्वारा, और सिखों के द्वारा उनका प्रतिरोध किया गया। इसके अलावा 1857 की क्रांति है, ठीक है। ब्रिटिश राजनीतिक और आर्थिक प्रशासनिक नीतियां किस प्रकार से हुई है, राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार का हुआ, धार्मिक आंदोलन, है ना, राजा राम मोहन राय, इन सब के बारे में हमको यहाँ से पढ़ना है ना। स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास किस प्रकार से हुआ, उसके कितने चरण थे, प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है, प्रमुख क्रांतिकारी और उनके विभिन्न दल कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता किस प्रकार से हमको स्वतंत्रता मिली और किस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। उसके अलावा राष्ट्रोत्तर राष्ट्र निर्माण, ठीक है,
1947 से लेकर 2000 तक किस प्रकार से भारत वर्तमान की स्थिति में आया है, ये चीजें हम यहीं से पढ़ेंगे। राज्य का पुनर्गठन किस प्रकार से, जो जितनी भी जो रियासतें थी, 550 से ज्यादा रियासतें थी, इन रियासतों को किस प्रकार से एक करके एक भारत संघ का निर्माण किया गया, और किस प्रकार से हमारे राजस्थान, देखिए राजस्थान को पॉइंट ऑफ व्यू से हमको थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नेहरू युग की संस्थापक निर्माण योजनाएं, आर्थिक सुधार और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से रहा है। तो ये चीजें हमारा जो इतिहास का जो टॉपिक है ना, इतिहास का जो सिलेबस है वो इतिहास का ये सिलेबस है। देखिए बहुत अच्छा है, हम आराम से इस चीज को कर सकते हैं। यहाँ पे स्कोरिंग है ना, अच्छे से स्कोर ला सकते हैं। दोनों के मिला के, राजस्थान और इंडिया दोनों के मिला के अप्रोक्स 25 से 30 सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको। चाहे राजस्थान का हिस्ट्री ले लो, राजस्थान के कल्चर ले लो, और इंडियन हिस्ट्री, 30 सवाल आपको आराम से यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अब आगे आगे बात करें विश्व का और भारत का भूगोल। देखिए विश्व का भूगोल में नॉर्मल है, भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, प्रमुख नदियां और झीलें, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि के अंदर कृषि किस प्रकार की है, उसका वितरण किस प्रकार का, और प्रमुख वैश्विक स्तर की फसलें कौन कौन सी है ना। प्रमुख वैश्विक स्तर के उद्योग किस, देखिए ये उद्योग जो है ये आपके राजस्थान में भी है, यही उद्योग आपकी भारत में भी है, और उद्योग आपके विश्व में भी है। कृषि आपके विश्व स्तर पे भी है, वैश्विक स्तर पे भी है, भारतीय स्तर पर भी है, और राजस्थान स्तर पर भी है ना। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, परिवहन तंत्र किस प्रकार के हैं, और पर्यावरणीय मुद्दे। ये टॉपिक जो है पर्यावरणीय मुद्दे, देखिए मरुस्थलीकरण है ना, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन। अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है कैसे, बारिश कोई टाइम बारिश कब होती थी हमारे राजस्थान में, तो 25 जून से ही मानसून शुरू होता है, परंतु आपको देख लीजिए कितनी जल्दी मानसून, कभी लेट हो रहा है, कभी जल्दी हो रहा है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और आपको पता है जलवायु परिवर्तन कितने सालों का होता है, 30 सालों का जलवायु परिवर्तन होता है। इसमें सब पे आगे चर्चा करेंगे हम, है ना। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मतलब किस प्रकार से जो तापमान है वो बढ़ रहा है। ओजोन परत है, आपको पता होगा O3 के नाम से हम ओजोन को नाम से जानते हैं, तो ओजोन परत किस प्रकार से क्या हो रही है, टूटती जा रही है, अवक्षय हो रहा है उसका। इसके अलावा हम आगे बात करें आगे देखिए भारत के भूगोल में, तो भारत का भौतिक विभाजन किस प्रकार से है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है, नदियां और झीलें मतलब अपवाद तंत्र इसमें कह सकते हैं, सिंचाई किस प्रकार से होती है, कृषि की फसलें, प्रमुख फसलें कौन कौन सी है ना, खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिज, और प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, या यूं कह सकते प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। अब हम बात करें राजस्थान के भूगोल की, तो राजस्थान का जो भूगोल है उसमें राजस्थान की स्थिति और विस्तार और भौगोलिक विभाजन या भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। राजस्थान का प्रमुख अपवाद तंत्र, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, संरक्षण, मृदा, कृषि, पशुधन, सिंचाई, जनसंख्या। देखिए जनसंख्या से 100% एक सवाल पूछा जाता है तो जाता है। इस जनसंख्या में हमको क्या पढ़ना है, वृद्धि पढ़नी है, घनत्व पढ़ना है, साक्षरता पढ़नी है, और लिंगानुपात पढ़ना है। केवल आपको इतना ही पढ़ना है। आप जब जनसंख्या पढ़ोगे, बुक्स में बहुत सारी बुक्स में जनसंख्या दे, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इतने सारे फैक्ट्स हमको याद नहीं किए जाते और ना होते हैं, किसी से भी नहीं होते हैं। पर आपको केवल ये वृद्धि, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात पढ़ना है। इसके अलावा नगरीकरण, नगरीकरण का अर्थ क्या है, लोग गांव से क्यों नगरों की तरफ जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है ना। यहाँ से मेंस में भी काफी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। जनजाति, अब आप जनजाति इस टॉपिक को, ये हमेशा विवाद में रहा है ये टॉपिक, कोई कहता है कि ये जो टॉपिक है ये कल्चर का है, तो कोई कहता है कि ये टॉपिक भूगोल में, भूगोल का है। तो कोई नहीं, आप चाहे कल्चर में पढ़िए चाहे भूगोल में पढ़ना आपको ही है, मेहनत आपको ही करनी है ना। खनिज, धात्विक और अधात्विक, और पर्यटन स्थल। ठीक है, तो ये हमारे राजस्थान भूगोल के टॉपिक है। अब बात करें भारत का संविधान ना, पॉलिटी, मैंने बताया ना बिग फोर में हम 3 बिग फोर, सबसे जो तीसरा बड़ा सेगमेंट उस पर चल रहे हैं। तो संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उसके उद्देश्य का क्या है, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है, हमें दोनों ही पढ़ने हैं। इसके अलावा बात करें संघीय सरकार में, बात करें तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है। संघ और राज्य का संबंध, संघ मतलब देश और राज्य का जो संबंध वो किस प्रकार कर रहा है। आपातकालीन प्रावधान कौन कौन से है ना, नगरीय व्यवस्था और ग्रामीण, मतलब आपको पंचायती राज के बारे में पढ़ना है, और शहरी जो स्थानीय स्वशासन है उनके बारे में पढ़ना है। फिर हम कुछ आयोगों के बारे में देखेंगे, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग मतलब UPSC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल
सॉरी राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और नीति आयोग, इनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा बात करें कुछ चार्टर्स के बारे में पढ़ना है, लोक नीति है ना, नागरिक चार्टर, सामाजिक अन्वेषण, शिकायत निवारण प्रणाली, लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग, ये हमारे इंडियन पॉलिटी का था। अब इंडियन पॉलिटी सेम एज हमको राजस्थान पॉलिटी के अंदर पढ़ना है। राजस्थान पॉलिटी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राजस्थान की विधानसभा, हाई कोर्ट, अधीनस्थ मतलब जो सेशन कोर्ट है ना, और न्यायिक निकाय, महाधिवक्ता, मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, विभिन्न खंडों के निर्देशालय, संभागीय आयुक्तालय, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार, इनके बारे में हमको यहाँ से पढ़ना है। फिर हमको कुछ विभागों के बारे में पढ़ना है। देखिए केंद्र के अंदर यूपीएससी होगा और राज्य के अंदर क्या होगा, आरपीएससी, मतलब हमारे राजस्थान में क्या होता है, आरपीएससी, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, है ना, राज्य सूचना, राजस्थान सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। कर रहे हो, रिलेटेड कर पा रहे हो आप इस चीज को, है ना। राजस्थान राज्य महिला आयोग तो सेम टू सेम एज इट इज केंद्रीय महिला आयोग होगा, है ना। राजस्व मंडल और लोकायुक्त। देखिए यहाँ लोकायुक्त होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आप जल्दी से आप देखकर मुझे बताइए, आप इस चीज को पकड़ सकते हो, ठीक है। और वो पंचायती राज और नगर पालिका प्रशासन, वो सेम एज जो आपने अभी पढ़ा स्थानीय स्वशासन में। तो हम जब आप इंडिया पढ़ रहे हो तो उसको इतनी अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपको राजस्थान में उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ एक फैक्ट्स ही आपको याद करने। अब हम फोर्थ हमारे बिग फोर की तरफ जाता है, इकोनॉमिक्स से। देखिए इकोनॉमिक्स से इतने सवाल नहीं पूछे जाते। मैं मेरे पर्सनल आपको ओपिनियन यही कहूंगा कि आप प्री के अंदर तो इकोनॉमिक छोड़ के चल जाइए, खासकर इंडियन जो इकोनॉमिक्स है आप उसको छोड़कर चल जाइए, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप उलझोगे तो आप प्री कमर क्यों, हमारे पास समय कम है और प्री का सिलेबस करने में ढंग से अगर सिलेबस करो आप, मैं 100% नहीं बोलूंगा पर आप 87 मतलब 90% भी आप सिलेबस कर रहे हो तो भी आपको कम से कम 1 साल तो चाहिए ही चाहिए सिलेबस करने में, रिवीजन नहीं केवल सिलेबस करने में। पर हमारे पास इतना टाइम नहीं, 4 से 5 महीने, और 4 से 5 महीने हमको प्री निकालना है। प्री किस प्रकार से निकलेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमें क्या क्या पढ़ना, अभी केवल हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। आर्थिक अवधारणाएं और प्रशासनिक अर्थव्यवस्था, आर्थिक समृद्धि विकास, है ना, पर्यावरण शरण, सतत विकास, है ना, विकास का मापन, पारंपरिक मापन किस प्रकार का है, मानव विकास सूचकांक किस प्रकार का है, अन्य संबंधी सूचकांक किस प्रकार से है, आर्थिक विकास में मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति की भूमिका किस प्रकार की रही है, भारत सरकार के नवीनतम बजट। देखिए यहाँ बजट कौन सा पढ़ना है, बच्चों को कंफ्यूज रहेगा, ये आपको 25-26 वाला बजट पढ़ना है, ठीक है। आ जाइए, राजकोषीय संवहन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, वित्तीय आयोग, है ना, वित्त आयोग थोड़ा सा आप देख लेना, एक सवाल पूछा जा सकता है ना। कृषिगत विकास किस प्रकार से होगा, तो आप बजट पढ़ोगे, मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ नहीं, आप केंद्रीय बजट भी आप पढ़ लोगे ना ढंग से, तो भी आपके इस टॉपिक से 5 सवाल आ रहे हैं तो 1 या 2 सवाल आपके केंद्रीय बजट से आपके पूरे हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। कुछ नहीं पढ़ना आपको राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, केवल और केवल आपको राजस्थान का बजट देख लीजिए। इसमें क्या पढ़ना है आपको, केवल और केवल राजस्थान का बजट देख लीजिए आप, और आप आर्थिक समीक्षा देख लीजिए, बस आर्थिक समीक्षा। आप ये चीज भी केवल देख लोगे ना इस वाले सेगमेंट के अंदर, तो भी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है राजस्थान मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर, चाहे आप इंडियन इकोनॉमिक्स ले लो चाहे राजस्थान इकोनॉमिक्स ले लो, आपको केवल और केवल एक ही चीज देखनी है। क्या देखना है, बजट, चाहे इंडियन बजट हो चाहे स्टेट बजट हो, और आर्थिक समीक्षा, चाहे राजस्थान की हो चाहे इंडिया की, केवल आपको यही चीज देखना है। अब आ जाइए राजस्थान का, है ना, सॉरी राजस्थान नहीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। देखिए इसमें विज्ञान से सवाल कम आएंगे और प्रौद्योगिकी के जो सवाल है वो ज्यादा आएंगे, है ना। अब इसके अंदर इसके टॉपिक देखिए, दैनिक जीवन में विज्ञान का मूलभूत तत्व ना, कंप्यूटर सूचना तकनीकी, आईसीटी, है ना, रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारत के संदर्भ में, है ना, वंशानुगति, विभिन्नता, आनुवांशिकी, अभियांत्रिकी, जैव प्रौद्योगिकी, है ना, नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी यहाँ से 100% सवाल पूछा जाएगा। और ये जो 3 जो टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, हर साल यहाँ से सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य की देखभाल, आहार पोषण, रोग और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी परिवर्तन तथा उनका प्रभाव मूल्यांकन, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास, राजस्थान के
विशेष संदर्भ में कृषि विज्ञान, उद्योग विज्ञान, वानिकी, पशुपालन। पशुपालन आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे भाई, दिखती बात है। राजस्थान तथा भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी के संबंध में सरकारी कार्यक्रम, है ना, ये डीआरडीओ वगैरह, इसरो वगैरह की साइट से आपको सारी चीजें, मैं कोशिश करूंगा आपके प्री से पहले मैं ना ये सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, पर मैं टाइम मिल गया मेरे को तो मैं आपको ये जो है ना प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी वाला जो सेशन है मैं आपको ये अवेलेबल करवा दूंगा ना टेलीग्राम चैनल वगैरह पे। अभिनव वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी प्रगति, विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीयों का योगदान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण। आप देखिए मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है उस प्रकार को किस प्रकार से देखा जा रहा है, तो ये चीज देखिए। अब आता है सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट। भाई मैं व्यक्तिगत रूप से अगर बच्चे को कहता हूं कि भाई तूने कुछ नहीं पढ़ा, तेरे पास 5 महीने हैं, तो इस वाले सेगमेंट को रट ले, एक एक टॉपिक को रट ले, तेरे को पास यही सेगमेंट करवाएगा। क्यों? हाँ, पर इसको इसी तरीके से रटना है, इसी तरीके से करना है कि हमारे मेंस में ये सेगमेंट नहीं, ये दिमाग में रखिएगा। देखिए इसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स, तो क्या है, तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता। इसमें तार्किक दक्षता में है ना निगमनात्मक, अगमनात्मक और अपमानात्मक, जो कथन कारण वाले सवाल आएंगे, कथन तर्क वाले सवाल मिलेंगे आपको, निष्कर्ष वाले सवाल, कथन कार्यवाही वाले, है ना, विश्लेषणात्मक, है ना, तर्क क्षमता और विवेचनात्मक तर्क क्षमता वाले सवाल आपको देखने मिलेंगे। मानसिक योग्यता, है ना, मतलब रीजनिंग के अंदर संख्या और अक्षर अनुक्रम, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, संबंधों से संबंधित समस्याएं, दिशा निर्देशन, है ना, वेन आरेख, रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट जिसको अपन कहते हैं, आकार और उनके अभिविभाजन, ये चीज आपके किसके अंदर है, आपके रीजनिंग के अंदर। अब आती है मैथ्स। मैथ्स भी बहुत ज्यादा इजी है। अनुपात, समानुपात, साझा, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, समतलीय चित्रों का परिमाप, उनका क्षेत्र, है ना, आंकड़ों का विश्लेषण, सारणी, दंड आरेख, आरेखे, है ना, आलेख, पाई चार्ट और मीन मोड, मीडियम, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, है ना, माध्यमिका, बहुलक, क्रमचय और संचय और प्रायिकता, जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हमको यहाँ से देखने को मिलती है। अब आती है करंट अफेयर्स। ये आपके पूरा करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स केवल और केवल आपको राजस्थान के संदर्भ में देखना, आपको इंडिया का करंट अफेयर्स नहीं देखना है। और अभी आरपीएससी का जो ट्रेड चल रहा है ना, आप मान के चलिए आपका दिसंबर में एग्जाम है तो आप नवंबर छोड़ दीजिए, या नवंबर आप 10 तारीख तक, ठीक है। अब नवंबर से पहले क्या था, अक्टूबर, है ना, यहाँ पर बात करें जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो मेरा जो कहना है कि आप जुलाई से आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, जुलाई पढ़ लीजिए, अगस्त को बहुत अच्छे से कर लीजिए, सितंबर को बहुत अच्छे से कर लीजिए, और अक्टूबर, ये जो 3 महीने ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसके करंट अफेयर्स को आप घोट लीजिए, है ना। तो बहुत मतलब चाहे फर्स्ट ग्रेड का भी पेपर देखिए, लास्ट 3 महीने के यदि आपके 10 सवाल आपके करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, तो आप जो बंदा सोचता है ना मुझे 10 के 10 सवाल सॉल्व करने, तो वैसा वो तो भगवान ही कर सकता है। 10 के 10 सवाल करंट अफेयर्स के कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। तो आप करंट अफेयर्स में केवल टारगेट रखो 6 सवाल, 7 सवाल का। और आप यदि बजट, है ना, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा और लास्ट 3 महीने का, चलो 4 महीने का आप करंट अफेयर्स यदि कर लेते हो ना, तो आपका ये सारा काम हो जाए। इसका हम देखिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन से रहे हैं, स्थान जो चर्चा में रहे हैं, समकालीन कौन कौन से मुद्दे रहे हैं, कल्याण और विकास से संबंधित योजनाएं, कार्यक्रम, पहल, यहाँ से एक सवाल देखने को मिलता है। आर्थिक, प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक घटनाएं कौन कौन सी रही है, खेल से संबंधित सवाल देखे जाते हैं, प्रमुख पुरस्कार, प्रकाशन, लेखकों के बारे में, और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा, है ना, उनके अधिनियम के रिगार्डिंग यहाँ से ये सवाल पूछा जाता है। ये है आपके आरएस प्री का सिलेबस। अब सबसे मेन जो सवाल है कि सर 5 महीने में, 4 महीने में ये सिलेबस कर पाना पॉसिबल है क्या, है ना। मैं कह रहा हूँ नहीं, है ना। आपको नहीं सर मैं तो 100% सिलेबस करूंगा, मैं कह रहा हूँ नहीं होगा। कितना भी जोर लगा लो आप, रोज के 12 से 15 घंटे भी यदि आप दे दो ना, जो संभव ही नहीं है ना, है ना, हवा में कोई बात करने का कोई औचित्य नहीं है, 12 से 15 घंटे दे पाना ही पॉसिबल नहीं है। तो अब किस प्रकार से हम आरएस प्री क्लियर कर सकते हैं, सबसे मेन जो सवाल है, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि हमें क्या क्या पढ़ना, पर मैं आपको थोड़ा सी एक झलक बता दूं कि हमें क्या करना है। देखिए आरएस प्री यदि आपको सॉल्व करना है तो केवल आपको 50 से 60% सिलेबस करना है। बस कितने परसेंट सिलेबस करना है भाई, 50 से 60%। आप कहोगे गुरुजी क्या बात कर रहे हो, आरएस प्री का पुराना रिजल्ट उठा के देखिए, जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपके 40 से
50 के बीच में रहिए हमेशा। आप कोई भी उठा के 40 से, ये जनरल की बात कर रहा हूं मैं, आपके SC ST या OBC की बात नहीं कर रहा हूँ। जनरल में 40 से 50% पर ही कट ऑफ रही है प्री की, समझ गए। तो अब आपको प्री निकालने के लिए सबसे पहले आप करिए गणित को अच्छे से, ठीक है। गणित प्लस आप कीजिए रीजनिंग, रीजनिंग और आपका जो मेंटल एबिलिटी वाला जो पोर्शन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, इन दोनों के मिला के आपको 20 सवाल देखने को मिलेंगे। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, 20 सवाल, और टारगेट रखो आपको 17 से 18 सवाल, है ना। मैं 100% का कभी नहीं कहता हूँ, 17 से 18 सवाल आपको करने हैं, इसका मतलब करना है, ठीक है। इसके बाद में आप आ जाइए राजस्थान का इतिहास, इतिहास प्लस कला संस्कृति, सेम एज आपको यहाँ से 17 से 18 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। हर पेपर आप उठा के देखिए, 17 से 18 सवाल इस सेगमेंट से आते हैं। और कोशिश करना, नए हो तो कोशिश करिए आपको 15 सवाल यहाँ से करने हैं, तो करने हैं एनी हाउ 15 सवाल यहाँ से। इसके अलावा अपन आगे बात करें राजस्थान का भूगोल, कौन सा भाई, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल से आपको लास्ट डेट 20 सवाल देखने को मिले थे, 20 में से 15 आपके अनुसार राजस्थान भूगोल में अजीब सवाल पूछते हैं। अजीब कुछ नहीं है, आप 13 सवाल किसी भी बुक, मार्केट में कोई भी बुक हो आपके पास, उस बुक को ढंग से पढ़ोगे, 13 सवाल आप यहाँ से कर लोगे। और देन आपके आता है पॉलिटी, है ना, इन राजस्थान पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी में अप्रोक्स आपको 8 सवाल देखने को मिलेंगे। आपका टारगेट होगा केवल 5 सवाल होगा। कितने सवाल करने हैं आपको, केवल और केवल 5 सवालों का टारगेट होगा। एंड बजट, है ना, और आर्थिक समीक्षा अच्छे से टाइम है, यहाँ का टारगेट रखो, आपको 15 सवाल आपको यहाँ से करने हैं। अब आप हिसाब लगाइए कितने सवाल हो रहे हैं। 15 सवाल मैं मान रहा हूँ मैक्स रीजनिंग के हो रहे हैं भाई, ठीक है। 15 सवाल आपके किसके हो रहे हैं, इतिहास के हो रहे हैं। 13 सवाल आपके किसके हो रहे हैं, आपके ज्योग्राफी के हो रहे हैं। 5 सवाल आपके, है ना, 5 नहीं 7 ही माने, आपके 7 सवाल किसके हो रहे हैं, पॉलिटी के हो रहे हैं, और एक दूसरे जो भी सवाल हो रहे हैं। और 15 सवाल आपके आर्थिक समीक्षा के, तो 15 15 30, 30 और 30 60, है ना, 60 अप्रो आपके 70 से 75 सवाल ही आपको सही करने हैं बस। आपको 70 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख ली, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि आप ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी नहीं पढ़ोगे, है ना। मेन आपको यदि आरएस प्री निकालना है तो केवल और केवल दिमाग में रखिए राजस्थान ज्योग्राफी में। मेरा स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जो मैं आज तक फॉलो करते आया हूँ, है ना। उसी स्ट्रेटेजी के आधार पर कंटिन्यू तीनों प्री निकले हैं, तो उसी के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। राजस्थान जीके आप कंप्लीट कर लीजिए, मैक्स रीजनिंग प्लस मेंटल एबिलिटी कंप्लीट कर लीजिए, और आपको क्या करना है, करंट देख लीजिए, इसके अलावा बजट देख लीजिए, प्लस आर्थिक समीक्षा देख लीजिए, है ना। ये आज आप इसको लिखवा के ले लीजिए। अगर इसके बेस पर ही आपका आरएस प्री क्लियर होगा, चाहे आप पूरा 100% सिलेबस पढ़ के जाओगे ना, तो कुछ नहीं होगा, एग्जाम में केवल पट्टे गिनोगे आप। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, है ना, एडवांस के अंदर। और मुझे, मैं शुभकामनाएं हैं मेरी आपकी कि आप लोग भी एक सीट जरूर हासिल करो। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में, अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजपूताना।